नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। सिनेमा संवाद की आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा और इतिहास के रिश्ते के बारे में। बहुत सारी फ़िल्में हम देखते हैं जो कि ऐतिहासिक घटनाओं पर या ऐतिहासिक चरित्रों पर बनती हैं और इसमें मध्यकालीन इतिहास की घटनाएँ भी शामिल हैं, मध्यकालीन इतिहास के किरदार भी शामिल होते हैं, इसमें आधुनिक इतिहास के लोग भी शामिल होते हैं या इसमें आप कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास से पहले का दौर था, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके दौर के लोग या उसके दौर की घटनाएँ भी शामिल होती हैं और जब उनको हम फ़िल्मी पर्दे पर फ़िल्मों के ज़रिए देखते हैं, तो क्या इतिहास के बारे में हमारी कुछ अलग समझ बनती है जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं? क्या जो फ़िल्मी इतिहास है वो एकेडमिक हिस्ट्री जो कि हमको पढ़ाई जाती है किताबों में जो हम पढ़ते हैं उस पर एक अलग तरह से रोशनी डालता है? क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो चेतना है वो सिनेमा से ज़्यादा इतिहास ग्रहण करती है बजाए इसके कि हम किताबों से ग्रहण करें? यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई अकबर को लेकर के अगर हमारी कोई छवि बने तो शायद ऐसा भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि अकबर जवानी में जो है वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता होगा, क्योंकि जोधा अकबर में हमने ऋतिक रोशन को अकबर के रोल में देखा और बुढ़ापे में वो मुगले आजम के पृथ्वीराज कपूर जैसा दिखता होगा, क्योंकि मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का किरदार निभाया था। इसी तरह से जो बहुत सारी फिल्में होती हैं जिनका एक परसेप्शन बन जाता है, जिनकी वजह से लोग जो है वो उन ऐतिहासिक चरित्रों को उन अभिनेताओं या अभिनेत्रियों द्वारा निभाए गए किरदारों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं या उन घटनाओं को जो कि फिल्मों में दिखाए गए उनको हम इतिहास मान लेते हैं कई बार। तो क्या ये सही है? क्या इसको हम छेड़छाड़ कह सकते हैं? क्या ये इतिहास और सिनेमा के बीच में किसी तालमेल की जगह किसी घालमेल का नतीजा है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर के अक्सर हमने देखा कि जब भी कभी कोई ऐसी फिल्म आती है जिसका कि हमारे इतिहास से कोई ताल्लुक होता है या किसी ऐतिहासिक किरदार से कोई ताल्लुक होता है, तो उसको लेकर के समाज में एक अलग तरह की प्रक्रिया होती है। उसको उसको लेकर के समाज में एक अलग तरह की रिएक्शंस आती हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से कई बार रिएक्शंस आते हैं, कई बार बहुत उग्र प्रतिक्रियाएँ आती हैं कि आपने इस चरित्र को ऐसे दिखाया, ऐसे नहीं दिखाया जाना चाहिए था, वगैरह-वगैरह। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों में प्रोफेसर जलील पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। वर्षों से, दशकों से हम उनको पढ़ सुन रहे हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार शामिल होते हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि वरिष्ठ हिंदी फ़िल्म समीक्षक हैं। बहुत वर्षों से फ़िल्म समीक्षा का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता सिनेमा से जुड़ी हुई। हमारे साथ नलिता बनर्जी जी हैं, जो कि इतिहास के प्राध्यापक हैं और हिंदी सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में कहना चाहिए, बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं, सिनेमा, साहित्य, संस्कृति के सवालों पर लगातार लिखती पढ़ती और चर्चाओं में शामिल होती रहती हैं। हमारे साथ जितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि प्राध्यापक भी हैं और सिनेमा संस्कृति के सवालों पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। नीरज जयचित्री हैं, जो कि स्वतंत्र फिल्मकार भी हैं और प्राध्यापन के काम से भी जुड़ी रही हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात की शुरुआत अजय जी आपसे करना चाहता हूँ। कारण ये कि अभी एक फ़िल्म आई है छावा नाम से। छावा जो कि मराठा जो एक चरित्र थे संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी के बेटे थे, उनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई है और उसमें संभाजी और औरंगज़ेब का जो एक द्वंद था और कैसे उनके बारे में किस तरीके से इतिहास में उनको दिखाया गया, कैसे सिनेमा के पर्दे पर उनको दिखाया गया, उसको लेकर के तरह-तरह की चर्चा है। तो मैं आपसे पूछ जानना चाहूँगा, जो सवाल मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहे, क्या आपको लगता है कि अगर छावा के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ छावा फ़िल्म देखी नहीं होगी, जो हमारे पैनल के लोग हैं वो भी और जो दर्शक हैं वो भी। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताते हुए जो जो हमारा मूल प्रश्न है उसकी तरफ आएँगे कि क्या सिनेमा इतिहास से छेड़छाड़ करता है? क्या उस पर इस तरह का कोई दबाव होता है कि नहीं, उसको एक एक ख़ास नज़रिए से फ़िल्म को दिखाना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो उस नज़रिए को फ़ॉलो ना करे, तो समाज में एक अलग तरह का विवाद पैदा हो। क्या कहेंगे आप? अजय जी। जी, जी। आप सभी को नमस्कार। और मैं अपनी बात 5 मिनट में खत्म करना चाहूँगा। बाकी पैनलिस्ट से भी चाहूँगा कि 5 मिनट में बात खत्म करें, ताकि हम दूसरे राउंड में जा सकें। जी, छावा मैंने देख ली है और छावा
कि ट्रेलर के समय से ही मेरी उत्सुकता थी इस फिल्म को देखने की। वो इस वजह से कि विकी कौशल इस किरदार में बहुत जच रहे थे। फिल्म देखने के बाद भी परफॉर्मेंस के लेवल पर मुझे कोई निराशा नहीं हुई। परफॉर्मेंस के लिए जो किरदार उन्हें दिया गया था वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर जीवंत किया। और जो शौर्य है, जो पराक्रम है, ये सब कुछ आया है पर्दे पे उभर के, उनके चरित्र में, उनके वाणी में, उनके संवादों में। फिल्म के साथ मेरी अपनी जो दिक्कत रही है, या ऐसी फिल्मों के साथ जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, सघन होती जा रही है, वो ये है कि इतिहास के किन तथ्यों को आप लेते हैं, कहाँ फोकस करते हैं, कहाँ रुकते हैं, किन तथ्यों को ज्यादा हाईलाइट आप करते हैं और किस मकसद से करते हैं। मकसद अमूमन हमें नहीं मालूम रहता है, डायरेक्टर और राइटर का मकसद क्या है या निर्माता का मकसद क्या है। लेकिन चूंकि हम लोग लगातार फिल्में देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो हम इतने भोले भी नहीं हैं कि उस मकसद को नहीं समझ पाए। आम दर्शकों से शायद थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम इन चीजों को पकड़ पाते हैं। फिर अपनी सोच की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से भी इन विषयों का हम मूल्यांकन उस तरीके से करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस फिल्म को देखते हुए, जो कि लगातार इतिहास के पुनर्लेखन की बात चल रही है, इतिहास की पुनर्व्याख्या की बातें हो रही है लगातार, और हमने पिछले दिनों मैंने रोमिला थापर की किताब भी पढ़ी कि किस तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, टेक्स्ट बुक से लेकर के सिनेमा तक, और सिनेमा भी बाद में टेक्स्ट और पॉपुलर टेक्स्ट बन जाता है। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहे, हमारी हिंदी फिल्मों से होता है। तो इस फिल्म में मुगलों को जिस तरीके से दिखाया गया है, या औरंगजेब को जिस तरीके से दिखाया गया है, वह कहीं न कहीं इस मंशा के साथ चित्रित किया जा रहा है कि आप देखिए कि मुसलमान शासक कितने क्रूर होते थे। उन्होंने किस तरीके से हिंदू राजाओं पर अत्याचार किए, और इसको मुगल बनाम हिंदू स्वराज, हिंदवी स्वराज वर्सेस करके दिखाने की कोशिश की जाती है। और जो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का हिंदवी का नारा है या हिंदू राष्ट्र का नारा है, उसको कहीं नेशनलिज्म से जोड़ दिया जाता है बहुत ही लूजली, और आज का जो राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद, उससे जोड़ा जाता है। और फिर ये एक शासन व्यवस्था जो दिल्ली से संचालित हो रही थी, एक छोटी शासन व्यवस्था जो महाराष्ट्र से संचालित हो रही थी, वो दोनों की लड़ाइयों को धार्मिक इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। और फिर यहाँ से एक गलत शुरुआत होती है, एक गलत बहस में हम लोग घुस जाते हैं, जबकि ये क्षेत्रों की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई के रूप में अगर हम इतिहास में देखें, तो ये ज्यादा समझ में आने वाली बात है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान की ये लड़ाई नहीं थी। हम जैसा कि सभी जानते हैं, तथ्य भी है कि औरंगजेब की सेना में तमाम हिंदू काम कर रहे थे, शिवाजी और संभाजी की सेना में तमाम मुसलमान काम कर रहे थे। तो ये कहीं से भी धार्मिक लड़ाई तो नहीं थी, ये क्षेत्र की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, अपने अधिकारों की लड़ाई थी। उस लड़ाई के तौर पे, एक नायक के तौर पर संभाजी महाराज और बाकी लोगों को हम अध्ययन कर सकते हैं। छावा को लेके मेरी आरंभिक धारणा यही है। और इस फिल्म में जिस तरीके से क्लाइमेक्स को शूट किया गया है, क्लाइमेक्स में देखें अगर आप, 15 से 20 मिनट का वो क्लाइमेक्स है, और एक दुर्दांत किस्म का व्यक्ति औरंगजेब दिखाई पड़ता है, जहां उसकी बेटी भी है जीनत, जो लगातार आदेश दे रही है कि क्या क्या अत्याचार किए जाए उस पर। और हम एक एक करके देखते हैं कि उनको तलवारों से जख्मी किया जा रहा है, और अंत में उनकी आंखें निकाली जा रही है। और इस बीच में तमाम दूसरे अत्याचार उनके ऊपर होते हैं, शारीरिक तौर पर वहां पे। इसके अलावा संवाद भी होते हैं, डायलॉगबाजी भी होती है दोनों के बीच में, जहां पे कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ पब्लिक को प्रिय लगने वाली बातें भी की जाती हैं। संभाजी ने वे संवाद बोले थे कि नहीं बोले थे, इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है। लेकिन चूंकि अपना हाथ ऊपर रखना है और हमें ज्यादा उदार दिखाना है संभाजी महाराज को, तो कुछ ऐसे संवाद वहां जोड़े गए हैं जो लगता है कि देखो हिंदू कितने उदार हुआ करते थे। जबकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान वाली है ही नहीं, और ये तमाम फिल्मों में दिखाई पड़ती है। जो भी ऐतिहासिक फिल्में इधर पिछले 10 सालों में आई हैं,
उनके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। मैं आजादी के बाद या आजादी के पहले की बनी ऐतिहासिक फिल्मों जिसमें मुगल किरदार आए या राजपूत किरदार आए, मुख्य रूप से यही दोनों किरदार आए हैं, राजपूत आए हैं, राजस्थान के राजपूत, या फिर मुगल आए हैं। इसके अलावा हम कहीं और चोला वंश पे तो अभी जाकर के वो पोनियन करके किताब जो पोनियन मणिरत्नम की सेल्वन। फिल्म आई थी, जी पोनियन सेल्वन जी आई थी। तो हम दूसरे इलाकों में जा ही नहीं पाते हैं। ये तो रही जी कंटेंट के लेकर के तमाम समस्याएं। लॉजिस्टिक की भी समस्या है। हिंदी आपने लिखा है कि इतिहास का फिल्मांकन, उस पर अगर मैं दोबारा मौका मिला तो लॉजिस्टिक की क्या समस्याएं हैं ऐसी फिल्मों को शूट करने की, जिसमें कंटेंट को क्रिएट करना जो पर्दे पर होता है, जहां पे आर्ट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो कहाँ पे हम लैग करते हैं। फिर कलाकारों का समर्पण, कलाकार किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिल्म के अंदर, जो विकी कौशल का समर्पण है, क्या अक्षय कुमार का भी समर्पण वैसा होता है या संजय दत्त का भी समर्पण वैसा होता है, उससे भी फिल्म अच्छी या बुरी बनती है अब पर्दे पर। फिलहाल मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ ताकि सारे लोग बोल सके और हम लोग दोबारा आ जी, सके। बहुत शुक्रिया, बाकी लोग बहुत को क्या शुक्रिया। लगे आपने इस बात का। आपने आप जी जी जी, आपने जो बात बात कही है, मैं सभी पैनलिस्ट से ये दरखास्त करूंगा, अजय जी ने जो बात कही दरअसल वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि अपनी बात का जो एक पहला चक्र है हमारी बातचीत का, उसको 5-6 मिनट में अगर खत्म कर लेंगे तो हम सबके पास दोबारा बातचीत करने के लिए भी पर्याप्त समय बचा रहेगा। तो मैं पारक साहब आपके पास आता हूँ। जो सवाल तमाम अजय ब्रह्मात्मा जी ने अपनी टिप्पणी में उठाए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सिनेमा और इतिहास का रिश्ता है, इतिहास पर, मिथकों पर, पौराणिक चरित्रों पर या घटनाओं पर, तो सिनेमा हमारे यहाँ शुरू से बन रहा है। अमृत मंथन से लेकर के तमाम सारे जो मुगल राजा थे या जो हमारे पौराणिक हिंदू राजा थे, जिनको भी कह लें आप, एंशियंट हिस्ट्री के जो किरदार थे, उन पर फिल्में बनती रही है। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि पिछले 10 साल में कुछ इस तरह का सिलसिला कुछ ज्यादा तेज हो गया है, 10-15 सालों में रादर, कि जब इतिहास आधारित चरित्रों पर जब हम कोई फिल्म बनाते हैं तो उसको लेकर के तमाम तरह के विवाद खड़े होते हैं, और खास तौर से उनको, जो अजय जी ने बात कही कि उनको एक खास नजरिए से पेश करने की कोशिश की जाती है, कि वो जो एक हिंदुत्व वाला एंगल है वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, फारक साहब? सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि अजय की 5 मिनट की बात को पूरा अ, उसका उसको पालन करूं। इतिहास 5 मिनट में तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल तो क्या है कि अ, अगर मैं साहित्य से, आमतौर पर मैं ऐसा करता हूं, अगर हम साहित्य से उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि साहित्य के अलग अलग दौरों में जो ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित कहानियां या उपन्यास लिखे जाते हैं, वो जिस पीरियड को लिया जाता है, उस पीरियड से ज्यादा जिस समय लिखा जा रहा होता है, उस पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको हिंदी में से ही उदाहरण दूं कि जैसे प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी लिखी। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद के समय से करीबन 40-50 साल पहले हुई एक घटना से प्रेरित कहानी थी। ठीक है, उसमें वाजिद अली शाह का जिक्र है जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, लेकिन मीर और मिर्जा का जो उल्लेख है वो उनकी अपनी कल्पना है। इसी तरह से बाद में बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास आया, और उसमें भी बाण भट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक, बाण भट्ट जो है एक ऐतिहासिक पात्र है, लेकिन पूरा कथानक जो है वो ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सिनेमा में भी होता है। सिनेमा में भी अगर हम मुगले आजम को का उदाहरण लें, जिस पर मैं काफी लंबा लेख लिख चुका हूँ, उस में भी अकबर ऐतिहासिक व्यक्ति है, सलीम ऐतिहासिक है, मान सिंह ऐतिहासिक है, जोधाबाई ऐतिहासिक है, हालांकि उनके नाम को लेकर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अनारकली के बारे में शायद पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो उनके युग में हुई या नहीं हुई। तो महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वह पीरियड है, जिस पीरियड को कहानी में, उपन्यास में, फिल्म में प्रस्तुत किया गया है, और किस पीरियड में वो प्रस्तुत किया जा रहा है वो पीरियड महत्वपूर्ण है। यानी कि दो तरह के काल जो है वो एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं।
एक वह काल जिसको कि फिल्मांकन के लिए या लिखने के लिए लेखक ने चुना है, जैसे अकबर का समय हो, जैसे बाण भट्ट का समय हो, जैसे वाजिद अली शाह का समय हो। लेकिन दूसरा जो काल है जो उससे कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, वह काल है जब रचना हो रही है, फिल्म बन रही है। मुगले आजम जो है उसको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि आसिफ ने जिस दौर में वह फिल्म बनाई और वह फिल्म क्यों बनाई। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये दो अलग अलग तरह के काल है। और इस दृष्टि से देखें तो आप अभी जो पिछले 10, 12, 15 सालों में फिल्में बन रही है उसको भी हम समझ सकते हैं कि उसके पीछे की किस तरह की दृष्टि काम कर रही है। और इस दृष्टि का अंतर हम मुगले आजम और मुगले आजम के समय बनी हुई बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से समझ सकते हैं और आज की फिल्मों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो चीज है इतिहास के संदर्भ में, इतिहास पर बनी हुई फिल्में, वो ये नहीं है कि वो इतिहास के प्रति कितनी ईमानदार है। ईमानदारी का प्रश्न जो है वो कुछ अलग ढंग से इसे देख सकते हैं। अब मैं मुगले आजम का ही उदाहरण दूं। मुगले आजम का कथानक हो सकता है कि पूरा का पूरा काल्पनिक हो। इस अर्थ में काल्पनिक हो कि जब अनारकली है ही नहीं और अनारकली अनारकली की ऐतिहासिकता पर ही विवाद है, तो सलीम और अनारकली के बीच के प्रेम की कहानी भी एक तरह से गढ़ी हुई काल्पनिक कहानी कही जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद मेरा यह मानना है कि वो फिल्म इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही ईमानदार किस्म का इतिहास को एक बहुत ही सही ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे किस रूप में हम इसे देखते हैं। इस रूप में हम देख सकते हैं कि उसमें अकबर का जो चरित्र प्रस्तुत किया गया है, अकबर का वह चरित्र वही है जो जिसको हमने इतिहास के माध्यम से जाना है। अकबर उससे अलग नहीं है। अकबर की जो उदारता है, उसका जो हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलना है, वो सब चीजें जो है वो हम उस मुगले आजम के अकबर में भी देखते हैं। और इस दृष्टि से अकबर का जो चित्रण फिल्म में किया गया है वो उस ऐतिहासिक अकबर से काफी हद तक मिलता जुलता है जिसका ज्ञान हमें इतिहास की पुस्तक से मिलता है। इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीजें ऐसी है जो अकबर के समय में नहीं थी, लेकिन फिल्म में वो आती है और उनका आना जो है हमारे वर्तमान को दिखाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें एक संग तराश है और उस संग तराश के जो दीवार पर भित्ति चित्र बनाता है या जो मूर्तियां बनाता है, उस मूर्तियों में वह तत्कालीन राजाओं के जुल्मो सितम यानी कि उनके उत्पीड़न को वो दर्शाता है। आप ये देखेंगे कि उत्पीड़न को दर्शाने का वह जो तरीका है वो मुगल पीरियड या मध्य युग का नहीं है, वो आधुनिक युग का है। आधुनिक युग में इस तरह के उत्पीड़न को दिखाने का, जहां तक मैं इतिहास को जानता हूं, दिखाने का तरीका है, लेकिन वो उसमें दिखाया गया है क्योंकि वहां उस इतिहास में यानी उस अतीत में वर्तमान आ गया है। इसी तरह से एक और उदाहरण देता हूं। वहां पर जब सलीम को फांसी की सजा होने वाली है, उस समय एक प्रदर्शन होता है, यानी कि लोग इकट्ठा होकर जो है इस अकबर के इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन का नेतृत्व वही संग तराश करता है। कुमार नामक एक्टर है वो, और वह वहां पर मोहब्बत जिंदाबाद नाम का एक गाना भी गाता है। आप देखेंगे कि इतिहास में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते कि जहां लोगों ने इस तरह के प्रदर्शन किए हों। ये प्रदर्शन वर्तमान युग में। तो वास्तव में इतिहास जो है उसको जब हम सिनेमा में या साहित्य में प्रस्तुत करते हैं तो उनको बहुत सरलीकृत ढंग से हम उसकी व्याख्या या उसका निर्णय नहीं ले सकते कि इसमें जो प्रस्तुत किया गया है वो अपने समय का सही चित्रण है या नहीं। उसमें महत्वपूर्ण होता है कि जो
लिख रहा है और जो फिल्म बना रहा है उसकी अपनी दृष्टि क्या है, और उस दृष्टि का निर्धारण काफी हद तक उस राजनीतिक सामाजिक स्थितियों से होता है जो जिस वर्तमान में वो फिल्म बना रहा है। पिछले 10 साल से जो फिल्में बन रही है, इन फिल्मों पर इस वर्तमान समय की जो राजसत्ता है उसकी इतिहास संबंधी दृष्टि का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। उदाहरण छावा का दे चुके हैं और उदाहरण आगे देंगे, लेकिन मैं जो मुख्य बात कहना चाहता था वो मेरी क्या आगे कुछ बहुत कहना धन्यवाद। चाहेंगे? जी जी जी, आपने बात कही है। मैं हितेंद्र पटेल साहब आपके पास आता हूँ। जो बात अभी पटेल ये अभी पारक साहब ने कही कि जो फिल्म बना रहा है दरअसल उसकी दृष्टि का जो मसला है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो कोई किसी इतिहास से जुड़ी घटना पर या किरदार पर कोई फिल्म बनाता है। तो आप क्या मानेंगे जो बात अजय जी ने कही थी कि पिछले 10-15 सालों में कुछ ऐसा सिनेमा हमको देखने को मिल रहा है जो एक खास तरह की विचारधारा कहिए या एक खास तरह की सोच कहिए, एक खास तरह से चीजों को इंटरप्रेट करने के बारे में, यानी जो उन्होंने अजय जी ने खुल करके कहा कि हिंदू जो एंगल है उसको सामने लाने की बात होती है, हिंदू सुप्रीमेसी की बात आती है कि कहीं ना कहीं कि आपको ये दिखाना है कि हिंदू धर्म कैसा था या हिंदू धर्म को मानने वाले कैसे लोग थे, तो उसको ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। क्या ये हम अभी की बात सिर्फ मान ले या हम ये कहें कि भाई जो इतिहास पर आधारित सिनेमा है या मिथकों पर आधारित जो सिनेमा है, क्या उसमें हमेशा से प्रोपेगेंडा वाले एलिमेंट रहे हैं और क्या पहले किसी दूसरे तरह का प्रोपेगेंडा चलता था, आज कुछ अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत हो रही है? क्या कहेंगे आप हितेंद्र साहब? हाँ, मैं यही बात कहना चाहता था कि एक तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि जो फिल्म मेकर है वो इतिहास नहीं दिखलाना चाहता है, इतिहास का वो सहारा लेता है, लेकिन उसको कोई अपनी बात कहनी होती है, उसकी अपनी एक दृष्टि होती है। पुराने समय में जो फिल्में बनती थी, जैसे अगर हम 2-3 उदाहरण लें, सोहराब मोदी बनाते थे, बिमल रॉय ने भी कोशिश की थी, के आसिफ का जिक्र हुआ है, और भी बहुत सारे लोग फिल्में बनाते थे। तो उसमें इतिहास जो है वो पॉपुलर हिस्ट्री, पॉपुलर मेमोरी में जो इतिहास है उसके सहारे बनती थी, और उसमें प्रेम प्रसंग या शौर्य का प्रदर्शन होता था। जब अशोक कुमार हुमायूं बनते थे या कोई मुगल बादशाह बनता था तो उसमें लोग इतिहास नहीं ढूंढते थे, वो एक बैकग्राउंड होता था, उस बैकग्राउंड में कोई प्रेम कहानी चलती थी, उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती थी। उसमें कोई बहुत ज्यादा सीरियसली कोई इतिहास ढूंढता नहीं था। और अगर इसमें मुगल आजम में भी इतिहास को कोई ढूंढने जाएगा तो उसको मुश्किल ही होगी, बहुत सारी दिक्कतें पेश आएंगी। झांसी की रानी पर सोहराब मोदी ने जो फिल्म बनाई थी वो कुछ हद तक इतिहास के साथ है, लेकिन वो फिल्म ज्यादा चली नहीं। बिमल रॉय ने कोशिश की थी, बिमल रॉय की कोशिशों में हमको जो है, जो प्रसंग मुझे याद आता है, कैसे इतिहास का प्रसंग जो है हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत क्रिएटिव वे में आया है। वो एक यहूदी फिल्म उन्होंने बनाई थी, उसमें वो इतिहास है भी और प्रेम कहानी भी है, लेकिन बड़े सुंदर तरीके से गानों के माध्यम से वो उसका भारतीकरण उन्होंने किया है। बहुत सुंदर फिल्म थी वो यहूदी। तो ये दौर बीत गया है। अब फिल्मों में जो चीज इतिहास के रूप में हमारे सामने लाई जा रही है उसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक पर्टिकुलर काइंड का सेंटिमेंट जनरेट करती है। जैसे जोधाबाई में कहीं से कोई इतिहास नहीं है। ये जो जोधा अकबर वाली जो कहानी है वो एक दूसरे तरह की चीज है। उसी तरह से अब जो फिल्म आप बाजीराव मस्तानी की फिल्म, वो जो फिल्म है, या तमाम तरह की जो फिल्में आ रही हैं, इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ स्मृतियां हैं जो कहीं ना कहीं पॉपुलर मेमोरी में अटकी हुई हैं, उनको पृथ्वीराज की कहानी कोई है तो उसको कोई हीरो के माध्यम से कोई पेश कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है वो चूंकि इस वक्त पूरे भारत में लगभग लोगों को इसमें बहा दिया जा रहा है कि मुसलमानों ने बड़ा अत्याचार किया था और हमारे भारतीय जो हिंदू थे उन्होंने बड़े शौर्य से उसका मुकाबला किया था, बहुत अत्याचारित हुए थे। उनकी कहानियों को दोबारा से लाया जाए, और ये एक राष्ट्रीय प्रयास हो रहा है, ये एक सरकारी प्रयास हो रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि अब फिल्में जो हैं वो हिंदू मुसलमानों में बट गई हैं।
और ये हिंदू मुसलमानों में फिल्मों के बट जाने का एक बड़ा कारण ये है कि ये इस पूरी सोसाइटी में कम्युनलाइजेशन की एक बड़ी हवा बह रही है। इसलिए इसको इतिहास से मत जोड़िए। इसको भारतीय फिल्मों में इतिहास जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आया है, अच्छी भावनाओं को लेकर के आया है। पहले भी फिल्में बनती थी, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं आती थी, ना ही हम इतिहास के तथ्यों को उसमें टटोलने लगते थे कि सचमुच जो है अकबर जो थे ये क्या इतने ही ऐसे ही डील डॉल वाले थे जैसे कि पृथ्वीराज कपूर थे। तो सच्चाई ये है कि अकबर की हाइट 5 फुट 3 इंच थी और वो बहुत इम्प्रेसिव आदमी नहीं थे। ये तो सच्चाई है। लेकिन अब हमने स्वीकार किया पृथ्वीराज कपूर को, और पूरे भारत में अगर अकबर की कोई छवि आप सर्वे करके देख लीजिए तो वो छवि जो है वो बड़ी इम्प्रेसिव वाली छवि आएगी। तो इतिहास का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास भी कोई एक ठोस चीज नहीं है जो कि होती है और उसका चित्रण होना चाहिए। इतिहास के बारे में धारणा जो होती है वो समय के साथ बदलती जाती है। इतिहास एक होता है और एक इतिहास बनता रहता है। तो वर्तमान से इतिहास को देखने की दृष्टि अगर हमारी कम्युनलाइज्ड हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि हमारा इतिहास भी कम्युनलाइज्ड होकर के ही हमारे सामने आएगा, चाहे वो साहित्य में आए, चाहे वो इतिहास में आए, चाहे वो फिल्मों में आए। तो ये समस्या हमारी अभी की समस्या है। इस वक्त जो है अगर सोसाइटी में ये कम्युनलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है ये अगर जोड़ पकड़ेगी तो ऐसी ही फिल्में आएंगी और इसमें हम लोग हिंदू और मुसलमानों के एंगल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसलिए फिल्मों के रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई बात होती है तो इसको इतिहास से नहीं बल्कि वर्तमान में चल रही सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया में ही उसको टटोलने की जरूरत है। मैं अजय जी और पारक साहब की बात से सहमत हूं कि ये जो चीजें हैं इसको हम लोग वर्तमान से देखें, इतिहास को वर्तमान में देखने की कोशिश करना, तभी हमको इसका कोई इलाज समझ में आएगा। मेरी कुछ और बातें हैं जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही शिवाजी, आपके पास आता हूँ। जो बात हितेंद्र पटेल जी ने कही जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उनकी एक वाक्य में समझ में आया कि उन्होंने कहा कि सिनेमा जो है हिंदू मुसलमान में बट रहा है और उसी तरह से जो है चीजों को पेश करने की कोशिश की जा रही। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या ये जो प्रोपेगेंडा सिनेमा वाली बात हम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इसलिए बढ़ रही है प्रवृत्ति क्योंकि सिनेमा को एक खास तरीके से हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट करके पेश करने की कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया और बहुत एनरिचिंग डायलॉग हो रहा है। तीनों लोगों को सुना, बहुत कुछ रीइंफोर्स किया उन्होंने हमारी बातों को, जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे मैं सोचती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर आता है जिसमें हम कलेक्टिव मेमोरी, द पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव मेमोरी एंड नेशन बिल्डिंग, नेशनल नैरेटिव का एक सवाल उभरता है। मैं उसको वहीं से जोड़ना चाहूंगी जो सब लोगों ने अभी कहा और खासकर अभी पटेल साहब ने कहा कि लेना देना नहीं है इतिहास से। ये बात सच है कि नियत यहाँ पर अहम है। इतिहास क्या कहता है, इतिहास के तथ्य क्या है, इतिहास के फैक्ट्स क्या हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं। अगर हिस्ट्री ही सिखाना मकसद होता तो इस पर भी फिल्म बनती कि कैसे हिंदू राजाओं से लड़ रहे थे और वो विदेशी मुसलमान आक्रांताओं को या आक्रमणकारियों को बुला रहे थे अपनी मदद के लिए। ये इसके ऊपर तो कोई फिल्म बन नहीं रही है। जहां से बात शुरू होनी चाहिए कि यहाँ पर वो आक्रमणकारी आए कैसे, किन हिंदू राजाओं ने अपने ही चाचा भतीजे से लड़ते हुए या अपने ही पड़ोसी हिंदू राजा से लड़ते हुए उनको बुलाया था कि आओ और हमारी मदद करो इसको हराने में। तो ये इस पर बात नहीं हो रही, तो ये फैक्ट छुपा करके बात हो रही है। तो सारी जो बात है जो वो नियत की है कि किस तरह से एक सामूहिक मेमोरी जो है, सामूहिक कलेक्टिव मेमोरी को एक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या याद रखा जाएगा, क्या भूल जाएगा, ये एक बहुत ही सियासी फैसला होता है। चाहे वो हमारी फिल्में हों, चाहे वो हमारे स्मारक हों, चाहे वो हमारे म्यूजियम हों, उनमें कौन सी चीजें रखी जाएंगी और कौन सी चीजें सामने से हटा दी जाएंगी, ये एक सियासी काम होता है। और वो सियासी काम इस समय जिस तरह से हो रहा है उसमें फिल्में भी एक रोल अदा कर रही हैं और स्मारक भी रोल अदा कर रहे हैं।
जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, वो भी अदा कर रहे हैं। और ये भी इस पर भी बात चल रही है कि कौन सा स्मारक किसकी जमीन पर बना हुआ और वो जमीन किसकी है। राजा लोग जो बनवा रहे थे वो राज्य का प्रोजेक्ट था, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। लेकिन अभी इस पर बात हो रही है कि राष्ट्र किस किस हिंदू से वो जमीन ली गई, किस मुसलमान से वो जमीन ली गई। तो ये पूरा का पूरा जो है वो नियत का सवाल है, और नियत सिर्फ ये है कि क्लेम जो है, कुछ पहचानों का क्लेम खत्म कर दिया जाए इस राष्ट्र से। तो मुसलमानों का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियंस का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए इस राष्ट्र के ऊपर। ये सारा प्रोजेक्ट उसका है। और जब मैं ये कह रही हूँ कि मुसलमानों का, तो देखिए जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत के ही लोग हैं जिन्होंने कालांतर में किसी भी वजह से अपना धर्म परिवर्तन किया। आज के समय में भी हम लोग बार बार देखते हैं कि सामूहिक रूप से हिंदू धर्म परिवर्तन करते, कभी बौद्ध बन रहे हैं, कभी मुसलमान बन रहे हैं, कभी ईसाई बन रहे हैं। और जिसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति खड़ी की जा रही है कि कैसे हिंदू लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। आज के दौर में जब कोई किसी के ऊपर बंदूक रख के किसी को ईसाई, मुसलमान, बौद्ध या नास्तिक नहीं बना सकता, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, हिंदू होने के तथाकथित फायदे हैं, इसके बावजूद लोग हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं, ये आज की सियासत में भी हमें दिख रहा है और आज के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें ये दिख रहा है। इसके बावजूद ये बताने की कोशिश होती है बार बार कि लोगों को जबरदस्ती कुछ बनाया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मामला क्लेम को इस्टेब्लिश करने का है कि किनका हक है इस धरती पर और किनका हक नहीं है। वो सारे भारत के लोग जो हिंदू के अलावा कुछ और हैं, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो कुछ और हो, किसी और धर्म से आते हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिससे भी आते हो, वो सारे लोग अपने डीएनए मेकअप में, अपने डीएनए की डिटेल्स में भारतीय ही हैं। और ये बात तो डीएनए टेस्ट से भी साबित हो चुकी है और अदरवाइज भी। लेकिन इतिहास में जा करके उस तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश है कि दूसरों का क्लेम ना बचे, सिर्फ कुछ खास लोगों का क्लेम होना चाहिए इस राष्ट्र पर, इस धरती पर और इसके भविष्य के ऊपर। तो भविष्य के क्लेम से, वर्तमान के क्लेम से कुछ लोगों को बेदखल करने के लिए जिस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें हिस्ट्री राइटिंग से लेकर के, म्यूजियम से लेकर के, जगहों के नाम बदलने से लेकर, और फिल्में, उसमें फिल्म और मनोरंजन उसमें सबसे प्राइमरी रोल अदा कर रहा है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो राजपाट है, आज आप ये देखिए कि उस समय जब राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी, लेकिन राजपाट था, राजाओं का युग था, राजपाट होते थे, किंगडम्स होते थे। उस समय राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी। तो राजपाट को बचाने की, बढ़ाने की और विस्तारित करने की जो लड़ाइयां हैं, उसको राष्ट्र की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है, उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद कि औरंगजेब की फौज में और मुगलों के दरबारों में हमेशा सबसे ज्यादा हिंदू संभ्रांत ही रहे और उन्होंने ही राजपाट चलाया। जो उनके नवरत्न से लेकर के और बाकी सारे अमला जो उनका था वो हिंदुओं का ही था, क्योंकि उनकी पैठ थी और वही उस समय का कल्चरल एलीट थे। तो कल्चरल एलीट चाहिए थे। जाति के दंश को झेल रहे लोग, जो कभी हिंदू, कभी मुसलमान हुए, बौद्ध हुए, ईसाई हुए, जो भी हुए, वो बेचारे क्या ही देते। आज का जो दलित है, आप ये देखिए कि आज का जो दलित है या जो पसमानदा मुसलमान है या जो रामदसिया इस तरह का सिख है, वो बेचारा किस तरह से कल्चरल एलीट हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता था ना। तो वो उस समय भी नहीं था। लेकिन इसमें एक बात मुझे ये कहनी है कि मुस्लिम एलीट ने भी बहुत सालों तक, दशकों तक ये भ्रम पैदा कराया उन लोगों में जो बेचारे पंक्चर बना रहे थे, जो ठेला लगा रहे थे, कि हमने तो भारत में इतने 100 साल हिंदुओं पर शासन किया है। अरे भाई, तुमने किया होगा, इन लोगों ने नहीं किया था। जो अब्दुल है, आज का जो अब्दुल है, जो पंक्चर बना रहा है, वो राज दरबार से, मुगल दरबार से उतना ही दूर था जितना उसके जैसा, उसके वर्ग से आता हुआ हिंदू दूर था। तो वो आज के अब्दुल को, जो पंचर पुत्र जिसको कहा जाता है, या जो आम आवाम है मुसलमानों की, उनके अंदर ये भ्रम पैदा करने का काम इस देश के सैयदों ने और इलीट ने, कल्चरल इलीट ने, मौलानाओं ने जो किया,
इसमें उनका भी बड़ा योगदान है। आज जो पसमानदा मुसलमान और जो भारत की बड़ी मुसलमान आबादी है, जो आक्रमण झेल जी रही है, जो रिक्शा वाला और सब्जी वाला जिसकी दाढ़ी नोची जा रही है, उसको से सवाल इधर भी करना चाहिए और अपने अंदर भी करना चाहिए। जी। जी, बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही, और आपने कोई बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। आपने नीयत का सवाल उठाया है, और आपने एक तरह से ये भी मतलब कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है कि जो एक धार्मिक पहचान के अंदर एक जो वर्गीय पहचान है, उस वर्गीय पहचान का क्या रोल रहा है। मैं नीरज जी आपके पास आता हूँ। शिवा जी ने जो बात कही, और उससे पहले कि हमारे जितने भी वक्ताओं ने जो भी बातें कही हैं, मैं उन सबको जोड़ करके आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जो प्रोपेगेंडा सिनेमा का सवाल भी इसमें जुड़ जाता है, इसमें इतिहास इतिहास आधारित फिल्मों का सवाल भी जुड़ जाता है। इसमें ये भी आ जाती है बात कि क्या जो एकेडमिक हिस्ट्री है वो सिनेमा के पर्दे पर जो हिस्ट्री दिखाई जाती है उससे पीछे हटे। जैसे कि अभी पटेल साहब ने भी कहा कि भाई अकबर की हाइट कुछ और थी, लेकिन अब उसको उसकी जो शख्सियत है वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज कपूर या ऋतिक रोशन से ही नापी जाएगी, क्योंकि उसकी एक पॉपुलर इमेज बन जाती है। तो क्या कहेंगे आप इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये आजकल बार बार आता है कि जनता की भावनाएं बहुत आहत हो जाती है हर बात पर। जी नीरा जी। जी, ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, वो इस समय ये देश भी आहत भावनाओं का देश बन गया है, कुल मिला के। जो भी कोई कुछ कहेगा, अपनी बात रखेगा, कुछ ना 2-4-10 लोग, यानी कि 2-4-10 हजार करोड़ लोग, हजार लोग जो है वो आहत हो ही जाएंगे। सवाल ये है कि जब हम इतिहास आधारित फिल्मों की बात करते हैं, तो दरअसल ये भी देखना पड़ेगा इतिहास में जाके कि हमारे यहाँ शुरुआत कैसे होती है। हम माइथोलॉजिकल कहानी पे फिल्म बनाने से शुरुआत करते हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे उस थीम से शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करें जहां से उन 6 फिल्मों की जो लुमियर्स ब्रदर्स ने डिस्प्ले की थी, वहां एकदम रियलिज्म से शुरुआत होती है, सामने से आती ट्रेन से शुरू होती कहानी। तो हमारे यहाँ शुरुआत ही माइथोलॉजिकल उन कहानियों को इस तरह से सेट करने से रहा कि ऐसा लगे कि वो सच थी। एकदम सही कहा हितेंद्र जी ने कि अभी की फिल्मों का इतिहास से कुछ खास लेना नहीं है, और हमारे यहाँ दुर्भाग्य से एक चीज रही है इतिहास आधारित फिल्मों को बनाते समय कि हमारे रिसर्च नहीं होती है। जबकि हॉलीवुड से एक डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो आता है और गांधी जैसी फिल्म बनाता है और बताता है इतिहास आधारित फिल्में ऐसी बननी चाहिए, जहाँ खूब रिसर्च है। शायद ही वो गांधी के साथ एक पूरा दौर जिंदा करते हैं, और जितने उस दौर में मूवमेंट रहे हैं उन सब का आउटपुट उसमें उस फिल्म में दिखता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो तीन चीजें देखी जाती हैं। एकदम सही कहा कि ये दौर ऐसा है कि लगभग पिछले 10-12 सालों से जो हम देख रहे हैं उसमें प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ आ गई है। शुरू में रही वो माइथोलॉजिक और हिस्टोरिकल फिल्में जिनके आप अभी इस समय बहुत सारे पोस्टर्स भी दिखा रहे हैं, चाहे वो मुगले आजम हो, अनारकली हो, तमाम ऐसी फिल्में। लेकिन बीच में 1970 से लेकर ये 2000 के तक का जो दौर है उसमें राष्ट्रवादी उभार वाली फिल्में आई जरूर, जैसे बॉर्डर हो या और हो, लेकिन उस तरह की हिस्टोरिकल फिल्में या इतिहास पर बेस्ड फिल्में कम आई थी। फिर से एक तरह से अभी का दौर आया है, उसमें दो वजह से मुझे लगता है ऐतिहासिक कहानियां चुनी जाती हैं। या तो उनका कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है उसमें लव स्टोरी हो, या फिर उसमें राष्ट्रवाद हो। इसके अलावा एक्चुअल इतिहास बोध आम जनता के अंदर भीतर उनके भीतर पैदा करने के लिए कोई सिनेमा बनाया जाए, ऐसा बहुत कम होता है। मतलब भारत में तो इसका कोई बहुत खास मामला दिखता नहीं है। मुझे 2-3 ऐसी फिल्में आती हैं याद, जैसे लगान थी। लगान में वो जो पूरा जिस पर वो पूरी कहानी बेस्ड है, वो एकदम काल्पनिक कहानी है, लेकिन चूंकि वो पीरियड ड्रामा है और उसमें उस दौर में जिस तरह से कर वसूली चल रही थी उसको जीवंत भी किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है पीरियड फिल्म के उस एरा के जो भी ट्रॉमास रहे हैं आम जनता के बीच। अभी का जो हम एक वक्त देख रहे हैं, और बीच में जो ऐसा नहीं है, बीच में जो इस तरह की ऐतिहासिक और पीरियड फिल्में बनी, उनकी कोशिश ये होती थी कि एक उस तरह के उन्मादी किस्म के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने से पहले एक साझी संस्कृति की एक पिक्चर जो है वो जनता के सामने रखी जाए, जो अभी इस समय एकदम उलट हो गई है। अभी अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि खास तरह की फिल्में और एक खास तरह की विचारधारा, जो कि पारक सर ने भी कहा, हितेंद्र जी ने भी कहा, शिवा जी ने भी कहा, और अजय जी ने भी कहा कि वो उसको बहुत ग्लैमराइज करके और अंततः वो चीजें एक जगह जाके अकोमोडेट हो जाएंगी, या
कंसोलिडेट हो जाएंगी, वो वोट बैंक होगा, है ना। तो हमें बहुत कायदे समझ में आ रहा है कि जो सरकारी तंत्र है वो जितने भी संचार माध्यम हो सकते हैं, मीडिया हो, सिनेमा हो, न्यूज पेपर्स हो, मतलब जितने भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन के लेवल, उन सब में, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी, उन सब में कहीं ना कहीं ये खास तरह के विचार को लगातार जो है वो प्रमोट कर रहा है। और सिनेमा इस समय उसका एक बहुत गहरा और बड़ा मजबूत टूल हो गई है। इसके साथ एक और समस्या है, ऐसा लगता है कि 1970 और से लेकर जो हमारे यहाँ है 80 और 85 के बीच का जो पूरा 20-25 साल का सिनेमा था, जिसमें रियलिज्म फिर से आया था बेनेगल और तमाम और की फिल्मों में, जो वाकई सोशल रियलिज्म पर फिल्में बना रहे थे, उसको परे ढकेल कर वापस जो है पेट्रियार्की भी स्टैब्लिश की जा रही है। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ राष्ट्रवाद ही एक विचार के रूप में आता, उसके साथ पेट्रियार्की और उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी साथ में आती हैं। मतलब बहुत टॉक्सिक, जिसे हम कहते हैं मेस्कुलिन और मिसोजिनी, वो भी साथ में आ जाती है। तो आप जब इस तरह की फिल्में देखते हैं तो आप, और इसमें इन सारी तरह की फिल्मों में जो वुमेन है वो कहीं मतलब पीछे ढकेल दी जाती है। तो जब, और हम ऐसे एक दौर में हैं जब ये राष्ट्रवादी फिल्मों का उभार आ रहा है, आया ही है, देख रहे हैं लगातार। हालांकि अब सुखद ये है कि इस तरह की फिल्में ज्यादा हिट भी नहीं हुई, चाहे वो तानाजी हो, चाहे वो पृथ्वीराज हो, वो एक लंबा दौर है, केसरी हो, इस तरह की जो फिल्में हैं जिनमें इस तरह की चीजें ठूस ठूस कर भरी गई हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ कुछ ऐसी भी चीज रही जिनको जबरदस्ती हिट कराने के लिए फ्री शोज में लोगों को ठेल ठेल कर भेजा गया, और कश्मीर फाइल इसमें से एक है ना। तो इस तरह की जब हम चीजें देख रहे हैं, और अभी एक इमरजेंसी भी आई है, उसमें भी एक खास तरह से एक ऐतिहासिक चरित्र को पोर्ट्रेट किया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ एक्चुअली सिनेमा में इतिहास बोध की और रिसर्च की बहुत कमी है। जब भी आप इस तरह की कोई फिल्म देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो एकदम सही कहा कि पारक सर ने और अजय सर ने, कि मतलब जब आप इस तरह की फिल्में देखते हैं तो और ये सामूहिक एकदम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक ऐसी चीज भर देना है कि यही इमेज थी, यही यही जो सामने हीरो है, यही इमेज बनती है। जब अकबर सोचो या पृथ्वीराज सोचो या झांसी की रानी सोचो, कुछ भी सोचो, तो ये हीरो के साथ एसोसिएट, एक लार्जर पिक्चर के साथ एसोसिएट करने की कोशिश होती है। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें एक चीज तो समझ में आती है कि रिसर्च नहीं होता है हमारे यहाँ। जब हम दुनिया में हॉलीवुड, या हॉलीवुड ना भी बोलें, अगर विश्व सिनेमा की बात करें, तो वहां जब पीरियड फिल्में बनती हैं, मतलब कितनी ज्यादा कमाल की फिल्में होलोकॉस्ट पे बनी हुई हैं। उसमें से एक हमारे सामने अगर शिंडलर लिस्ट की बात करें, वो कमाल की फिल्म है। अभी द पियानिस्ट याद करिए। तो जब वहां पे इस तरह का एक पीरियड ड्रामा होता है तो रिसर्च भी होती है और एक तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है चीजों को अलग तरह से। हमारे यहाँ वो रिसर्च गायब हो जाता है एकदम। एक और सही बात कही कि वर्तमान में अभी क्या सिनेरियो है, हमारे लगता है इतिहास से बस सहारा लिया जाता है। इतिहास, वो जो हितेन जी ने कहा कि हम, हमारे इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, बस हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसलिए लेते हैं कि ये एक फेमस चरित्र है और इसको देखने के लिए सिनेमा हॉल तक लोग चले आएंगे, और इसके साथ एक माचो मैन को टाई अप करो और उसको आज के हिसाब से कुछ डायलॉग्स दे दो जो पंच लाइन जैसे हो, और वो हिट हो जाएगी फिल्म। मतलब कुछ फॉर्मूला है, सेट कर दिया गया है। और ये दरअसल सामूहिक चेतना में बिठाए, मतलब जिस तरह से जहर बिठाया जा रहा है, भरा जा रहा है, ये एक देश के की सामूहिक चेतना के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो जी सिनेमा उसका टूल हो गई है, ये बहुत अफसोस की बात है इस वक्त में। जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नंदिता जी आपके पास आता हूँ पहले दौर के आखिरी वक्ता के तौर पर। जो बातें अभी सारे वक्ताओं ने कही हैं, क्योंकि आप इतिहास की प्राध्यापक भी हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप हमें ये भी थोड़ा समझाएं कि ये जो एकेडमिक हिस्ट्री है, एक जो हिस्ट्री है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते आए हैं, वो और दूसरी जो कि पर्दे पर दिखाई जा रही है, क्योंकि पर्दे पर जो दिखाई जा रही है हिस्ट्री, उसका एक ऐसा असर होता है कि लोगों को लगने लगता है कि हाँ यही चरित्र या इस तरह से घटनाएं हुई होंगी। तो आप इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो एकेडमिक हिस्ट्री है वो कहीं पीछे छूट रही है? और जो बात अभी नीरज जी ने बहुत जोर देकर के कही कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती है चीजों पर, जब हम इस तरह की फिल्में बनाते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ नहीं बनाते। क्या ऐसा भी है कि रिसर्च हम करते तो है, लेकिन वो एक खास नजरिए से करते हैं कि हमको एक, जो बात अभी शिवाजी ने कही थी,
हिंदू एंगल दिखाना है तो उस हिंदू एंगल से दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ये तो कभी दिखाते नहीं कि हिंदू राजा कैसे आपस में लड़ते थे। जी, आप क्या कहेंगे नंदिता जी? नहीं, पहले तो मैं जैसे सर ने कहा, पटेल सर ने, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि फिल्म जैसे फिल्मों के लिए बनते हैं ना। पहले की जो फिल्में, मैं रामनगर 30 से फिल्म बन रही है, हिस्टोरिकल इश्यूज कुछ ना कुछ लेकर, बहुत सारे, लेकिन लोग तो उसको ये नहीं समझते थे कि वही रियलिटी है, इतनी ज्यादा नहीं थी। तो वो एक जैसे एक खुद के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज सिनेमा एंड दिस इज फिक्शन। ये फिक्शन और रियलिटी, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक वक्त ऐसा आया जब मतलब वो जो अंतर है वो बीच में इनका कुछ वो हो गया, डिफिकल्टीज हो गई, और लोगों को लगने लगा कि यही सच है कि जैसे जो दिखा जा रहा है। So, and that was the era when these propaganda films were also started being made. तो एक हमारे यहाँ जनता में तो बहुत एक पोर्शन है जो इलिटरेट है और वैसे एजुकेटेड नहीं है। ये तो आपको हमें एक्सेप्ट करनी है कि ऐसी चीजें हैं। पहले भी मुझे याद है कि गांव में दिखाया जाता था हेमा मालिनी, उससे पहले अशोक कुमार, तो लोग तो पागल हो जाते थे। हीरोइंस का जो लाइफ दिखाया जाता है फिल्मों में, वो आम जनता को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वो खुद अपने आप को उस जगह पे रखती है और सोचती है कि मैं यही हूँ, ये मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है। तो वैसे अगर आजकल के इतिहास में ये दिखाया जा रहा है कि इतनी वेलर है, ये है, वो मुस्लिम कितना अत्याचार करते हैं, तो ये तो इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंस, सिनेमा तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है ना, और जिसका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। ये सोसाइटी को जरूर इन्फ्लुएंस करता है। फिर जैसे वो मुझे याद है कि जब पद्मावत के वक्त ऐसा कुछ हुआ था उन लोगों को लेकर, कुछ शूट्स को लेकर, क्योंकि उस वक्त दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, आई थिंक दे वर रियल लाइफ कपल। तो जैसे होते हैं रियल लाइफ कपल्स को, उनका जो ग्लैमर है उसको फिर प्रमोट करने के लिए ये लोगों ने एक दो तीन सीन्स ऐसे डाले थे जहां पर अलाउद्दीन और पद्मिनी का कुछ रोमांटिक सीन है। तो दैट कुड बी अ ड्रीम सीक्वेंस एज वेल। हिंदी सिनेमा में हर वक्त ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है, लेकिन लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं। देन वायलेंस हो गया, देन उसका बंसाली का वो स्टूडियो टूट गया, ये बहुत कुछ हुआ, और फिर उसने तो अपना वो टाइटल भी चेंज कर लिया था इवेंचुअली। तो ये बात है कि अभी these are all realities। मुझे ये लगता है कि you do have, cinema has a responsibility, and cinema should be made with kind of certain things in mind। कुछ चीजें अपने दिमाग में रख के वो बनाना चाहिए। और जैसे इतिहास आजकल बहुत सारे हो रहे, मुझे पता नहीं आजकल के यूथ आर दे रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म्स? ये लोग देख रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल तो वेब सीरीज, थ्रिलर की जमाना है। तो शायद एक पोर्शन, कुछ संख्यक लोग देख रहे हैं, और अगर आम जनता इसको देखकर उत्तेजित हो रहा है, तो वो भी उसके भी लिए हम कुछ कर नहीं सकते। यही कर सकते हैं कि जैसे एक कुछ फिक्शन और कुछ फैक्ट और कुछ रियलिटीज अलग है। और जैसे ने बताया था कि सिनेमा कब बन रही है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जोधा अकबर के ऊपर, हाँ, वो क्यों 2006 में बन रही है, 2007 में बन रही है, तो दैट टाइम सेंस इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। उस वक्त का जो सोशलाइजेशन, जो सोशियो पॉलिटिकल जो भावधारा है लोगों में, उसमें कितना बर्ताव है, कितना चेंजेस आई है। बस जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। दूसरे दौर में हमारे पास जो समय है उसमें हम चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में आप सभी लोग अपनी बात रख लें तो अच्छा रहेगा। ये जो बात अभी नंदिता जी समेत सारे लोगों ने कही, जिसमें कि आप भी शामिल हैं, ये जो एक कहना चाहिए एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे समाज में, कि एक नैरेटिव है जिसको हम मान रहे हैं कि भाई वो एक हिंदुत्ववादी नैरेटिव है, जो कि बहुसंख्यक नजरिए से दिखाए जाने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ से यह आरोप आता है कि जो एक दूसरा नैरेटिव चल रहा था या जिसको प्रमोट करने की बात कही जाती है, वो एक एंटी इंडिया नैरेटिव है।
तो क्या ये सिर्फ दो नैरेटिव्स की लड़ाई का मामला है, या आप जो बात अभी यहाँ पर आ रही थी कि लोगों में इतिहास की समझ नहीं है, इतिहास की कमी है, उसकी समझदारी की कमी है, और प्रॉपर रिसर्च के साथ सिनेमा नहीं बनता है, लोगों को एजुकेट करने की भी जो जरूरत है, क्या पॉपुलर उसकी भी समस्या कहीं ना कहीं आप देखते हैं? अजय जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, अजय जी। जी जी, नहीं वो सही बात है कि रिसर्च तो नहीं हो पाता है क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, लॉजिस्टिक की समस्याएं हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। और सिर्फ हिस्टोरिकल क्यों, बाकी फिल्मों में भी रिसर्च नहीं हो पाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। मुझे याद है जब पहली बार पाल सिंह तोमर बन रही थी, तब उसके राइटर डायरेक्टर को समय दिया गया था कि आप लोग जाइए, रिसर्च कीजिए और फिर लेके आइए। तो उससे शुरुआत एक हुई थी और फिर धीरे धीरे चीजें चली। आपने सही कहा कि जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो हिंदुत्व वाली बातें हैं, वो सब तो खुल के आ रही है। और मैं आपको उद्घाटित तो क्या करूं मैं, लेकिन ये सच्चाई है कि शिवाजी के दो सेनानियों पर तो फिल्म आ गई, तानाजी पर आ गई और संभाजी पर आ गई। अब देखिएगा कि बाकी 5 जो और सेनानी थे जो शिवाजी के साथ लड़ते थे, तो उन पर भी फिल्में आ रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, वो भी फिल्में आएंगी। क्योंकि शिवाजी एक प्रतीक के तौर पे आते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर, जो मुगलों के खिलाफ खड़े हुए थे। इतना स्ट्रांग कोई कैरेक्टर दूसरी जगह नहीं दिखाई पड़ता है भारत के इतिहास में। तो इसलिए उनके वीरों पर, शिवाजी पर तो फिल्में बन चुके, शिवाजी पर भी 2-3 कोशिशें हो रही हैं कि फिर से शिवाजी पर फिल्म बने, तो ले दे करके वो चलेगा। मैं जो लॉजिस्टिक वाली बात कर रहा था ना, जहां से ये कंटेंट वाली बात, हिस्ट्री वाली बात आई, वो दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ बहुत ही समर्थ किस्म के आर्ट डायरेक्टर नहीं है। जो एक जमाने में नीतीश रॉय थे या नितिन देसाई जिन्होंने आत्महत्या कर ली, या समीर चंदा थे, ये सारे लोग, नीतीश रॉय निष्क्रिय लगभग हो गए हैं। और अगर वो नहीं है तो सीजीआई के थ्रू और ये जो नया जो टेक्निक सब आ रहा है उसके जरिए आप क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन उसमें एस्थेटिक नहीं होगा। सईद साहब जो मुगले आजम के आर्ट डायरेक्टर थे, उस जमाने का आर्ट डायरेक्शन देखिए, आज के जमाने में जिससे फिल्में बन रही है, इसमें बहुत कोशिश की गई है अपने छावा में, लेकिन छावा का आर्ट डायरेक्शन कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है अगर आप कुछ हिस्टोरिकल फिल्में बना चुके लोगों से बात करेंगे तो। क्योंकि उनका जोर ही नहीं था कि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, महल वैसे बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, युद्ध की कोरियोग्राफी जो है वो उस तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, 5,000 सेना कैसे 2 लाख की सेना को हरा के आ जाती है। वो छापामार युद्ध जो है वो सीजीआई के थ्रू पर्दे पे ऐसे आता है कि हंसी आती है आपको, कि जमीन से रॉकेट की तरह सैनिक निकलते हैं। तो अब ये तो फिजिकली संभव नहीं है, लेकिन सीजीआई कर देता है इसको, वीएफएक्स कर देता है इसको। तो ये सारे दुर्भाग्य है हमारे कि हम सभी चीजों में जो टेक्निक है, जो रिसर्च है, जो लिटरेचर है, जो हिस्ट्री है, सबके बीच एक तालमेल बिठा करके पर्दे पर नहीं ला पाते हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं, बल्कि सक्रिय रूप से वो मंशा होती है जिसकी वजह से हम फिल्में बनाने जाते हैं और या बना रहे होते हैं। और फिर इसमें कलाकारों की जिम्मेदारी आती है। कलाकार मूछ नहीं बढ़ाते हैं, कलाकार दाढ़ी नहीं बढ़ाते हैं, कलाकार बाल नहीं मुड़वाना चाहते हैं, ये सारे जो ईगो आते हैं आर्टिस्ट के, उसकी वजह से डायरेक्टर को कितनी दिक्कत होती है, कितने समझौते करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से फिल्म खराब होती है अपने फाइनल इम्पैक्ट में। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने लॉजिस्टिकल एंगल से जो बात कही, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी चर्चा का। फारूक साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात यहाँ निकल कर के आ रही, क्या ये वाकई में जो चूंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्या ये सिर्फ दो नैरेटिव्स के कंफ्लिक्ट का मामला है? जो एक बात आती है कि भाई एक एंटी इंडिया नैरेटिव है, एंटी इंडिया मीन्स जो एंटी हिंदू जिसको हम कह सकते हैं, कि जो आपका जो एक बहुसंख्यक विरोधी नैरेटिव है, आप एक तरफ उसको प्रमोट करें, जो लेफ्ट लिबरल नैरेटिव कहलाता है। और दूसरी तरफ एक है जो बहुसंख्यक नैरेटिव, जिसकी तरफ शिवाजी ने बहुत खुल करके इशारा किया कि भाई आप ऐसी फिल्में तो दिखाते नहीं जिसमें कि हिंदू राजाओं से लड़ रहे हो, आप तो उसको आजकल सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम के एंगल से दिखाते हैं। तो क्या ये आपको लग रहा है कि जो सारा जो ऐतिहासिक फिल्मों को लेकर के जो सारा झगड़ा, या कहना चाहिए जो एक आरोप प्रत्यारोप का मामला आता है, वो सिर्फ इसलिए है कि दो नैरेटिव्स का झगड़ा है? देखिए, जो मैं पहले अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि मुख्य चीज हर पीरियड में, जिस पीरियड में भी फिल्म बन रही है, उस पीरियड की अपनी जो
इतिहास संबंधी दृष्टि है जो उस समय की राजनीति से संचालित होती है। इसका मतलब नहीं है कि केवल एक तरह की राजनीति और एक तरह की इतिहास दृष्टि है, दो तरह की है। यानी कि जो एक सत्ता पक्ष की राजनीति है और सत्ता पक्ष की इतिहास दृष्टि है, और चूंकि वो वर्चस्वकारी होती है इसलिए जाहिर है कि फिल्म पर भी उसका असर होगा, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने ढंग से इतिहास को व्यक्त करने की कोशिशें वे भी करते हैं जो इस इतिहास दृष्टि से और इस राजनीति से सहमत नहीं है। अगर आप इस पीरियड के 10 सालों के अंदर देखें तो 10 सालों में ऐसी कोशिशें भी हुई है जिसमें कि इस इतिहास दृष्टि को अस्वीकार किया गया है। और जैसे जो उषा मेहता पर फिल्म बनी थी, मैं नाम भूल है रहा वतन हूँ, मेरे वतन। ए वतन मेरे वतन। तो ये ए वतन मेरे वतन जो है एक तरह से इस हिंदुत्व परस्त इतिहास दृष्टि को से अलग उस दृष्टि को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि उस जो हमारे संविधान में व्यक्त हुई है भारत को लेकर एक समझ, उस समझ को कहीं न कहीं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से निकली उस समझ को कहीं न कहीं व्यक्त करती है। तो एक संघर्ष हमेशा चलता रहता है, वो फ़िल्म में भी व्यक्त होता है। जहाँ तक तैयारी की बात है, मेरा अपना मानना है कि रिसर्च वगैरह तो हिंदी सिनेमा इस मामले में केवल इतिहास के संदर्भ में नहीं, लगभग सभी में मतलब बहुत तैयारी के साथ नहीं होती। तो हम उन जो तैयारी करते ही नहीं हैं, जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हों, उनकी तो बात ही क्या करें। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जो तैयारी करते हैं, कई बार हम उसको इस रूप में कहना चाहिए कि मूल्यांकन करने लगते हैं कि साहब अकबर तो ऐसा था और फ़िल्म में तो ऐसा दिखा गया। मुझे एक नाटक का ध्यान आ रहा है, लेनिन पर एक नाटक है, उसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें इरफान ने रोल प्ले किया बिल्कुल। है। हाँ, लाल घास पर नीले हरी घोड़े। घास पर। लाल घास जी, पर। जी, हरी बिल्कुल। घास पर नीले घोड़े। हरी और घास पर नीले घोड़े। हाँ, इरफान बिल्कुल भी लेनिन की तरह नहीं दिख रहे थे। और उस समय मैंने पढ़ा कि ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लेनिन कैसे दिखते थे और इस जी, नाटक का लेनिन कैसा दिखता है। इसलिए ये बिल्कुल। महत्वपूर्ण नहीं है कि अकबर कैसा दिखता है, इतिहास में वो उसका कद कितना था। महत्वपूर्ण यह है कि अकबर की ऐतिहासिक पहचान जिस चीज़ से है, जिन विचारों से है, जिन कृतियों से है, उसको किस तरह से फ़िल्म ने प्रस्तुत किया, एक। और दूसरी बात, इस बात को चित्रित करते हुए भी इस बात को ध्यान रखा जाए कि अंततः वो एक राजा है, एक बादशाह है और एक बादशाह जैसा होता है, उस तरह का ही उसे प्रस्तुत किया जाए, उसे ज़बरदस्ती ग्लैमराइज़ न किया जाए। अगर वह बादशाह ज़ुल्म करता है, तो उस ज़ुल्म को भी दिखाया जाए, यानी कि एक राजशाही, एक सामंतशाही किस तरह काम करती है। अ, मुग़ल-ए आज़म की खूबसूरती यही थी कि वो अकबर के इन दोनों व्यक्तित्व को हमारे सामने रखती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो अकबर पर लागू होती है, महत्वपूर्ण यह है कि हम सामंतशाही को, चाहे वो हिंदू सामंत हो, चाहे मुस्लिम सामंत हो, उन सामंतशाही के जो चरित्र है, उसको हम देखते हैं। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आखिर इतिहास को क्यों लेते हैं फ़िल्म का या साहित्यकार भी? इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वर्तमान के कई प्रश्न ऐसे हैं जिसको हम अतीत के माध्यम से पेश कर सकते हैं और वो महत्वपूर्ण होता है। फिर मैं मुग़ल-ए-आज़म का उदाहरण ले सकता हूँ, पुकार का उदाहरण ले सकता हूँ, सोहराब मोदी का। आप देखिए कि पुकार बनी थी आज़ादी से पहले। प्रश्न क्या था कि न्याय में आम आदमी और एक शाही परिवार की स्त्री के बीच में क्या 2 तरह के न्याय के पैमाने होंगे? अगर एक व्यक्ति सामंतशाही से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके द्वारा कोई अपराध होता है, तो उसकी सज़ा, और एक आदमी द्वारा आम आदमी जो उसका विक्टिम बनता है, उसको जो सज़ा मिलती है। वहाँ जब रानी के हाथों से कोई मारा जाता है,
तब प्रश्न आता है कि क्या राजा वही न्याय करेगा जो कि दूसरा? ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल सामंतशाही के दौर में नहीं उठा था, ये सवाल उठा तो उस आजादी की तरफ बढ़ते हुए देश में जिसे कि लोकतंत्र अपनाना था, जहां प्रत्येक व्यक्ति जो है एक ही तरह के आशा की जाती थी कि वहां पर सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होंगे, समान अधिकार होंगे और हमारा संविधान फिर उसके अनुसार बना। तो मेरे ख्याल में फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती सिर्फ, और न ही इतिहास को केवल यह कहते कि इतिहास से इनका कोई लेना देना नहीं होता, मेरे ख्याल पर्याप्त नहीं है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो अभी पिछले 10 साल में जो फिल्में बनी है जिसने हमारे समय को बहुत ही गलत ढंग से, हमारे इतिहास को बहुत ही गलत ढंग से पेश किया है, उसके गहरे प्रभाव को भी हम नहीं समझ पाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो उसका विरोध करने, उसको उसका जो दबाव है लोगों के सोच पर, उसको उसके विरुद्ध भी हम नहीं लड़ सकेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं मेरे ख्याल में इस बातचीत को फिलहाल खत्म करने का ये एक बहुत अच्छा कहना चाहिए नुक्ता हो सकता है इस मोड़ पर, क्योंकि जो बात आपने कही है कि भाई अगर हम इस प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे तो जो जिस तरीके से शिवा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सिर्फ हाँ, दो एक लाइन में सब कोई कह ले अपनी बात, अच्छा रहेगा। शिवा जी मैं बोलिए। एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक जी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात लगातार हमारी सियासत में आजकल चल रही कि हमारी आबादी ही हमारा सबसे बड़ा असासा है, ठीक है, लेकिन हमारी अशिक्षित आबादी का इस्तेमाल जिस तरह से, जो अनएजुकेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड जिस तरह से पॉलिटिकल क्लास उसको हार्वेस्ट कर रहा है, उसकी खेती कर रहा है, ये यहाँ पर देखने की। देखिए, एक समाज के तौर पे इंसानों को अपनी रूटीन्स की, अपने अपने आप को स्थापित करने की ऐतिहासिक तौर पे एक जरूरत होती है। उस जरूरत को किताबों से नहीं पूरा किया गया, उस जरूरत में बच्चों को इतिहास पढ़ाने से नहीं पूरा किया गया। जिन्होंने पढ़ाई की भी है वो भी 10+2 के बाद से सीधे ज्यादातर इंजीनियरिंग करने निकल जा रहे हैं। तो जो ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की जो कमी है, उसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब की जो कमी है, वो सारी कमी ये फिल्में पूरी कर रही हैं और एक खास तरह से पूरी कर रही है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ही एक ये पहलू है कि हमने अपनी आवाम को पढ़ाया नहीं था, और अब वो जो कमी है वो इस तरह से नफरत की जो मकसद है उससे पूरा किया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी बात है इसको समझने की, क्योंकि ये सीधा सीधा पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है ये फिल्में। बस अच्छी बात ये है, जैसे आपने कहा कि ये सलीके से नहीं बनती है, फूहड़ होती हैं। ऐसा लगता है कि जो इफेक्ट्स हैं उनमें रॉकेट की तरह निकल रहे हैं सैनिक। तो ये जो फूहड़पन है यही सेविंग ग्रेस है, ये बना रहे, ये और ये इस स्तर के लिए ही जानी जाए। मुझे इसमें बहुत उम्मीद नजर आती है। जी बड़ी आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि आपने कहा कि जो फूहड़पन है वो बना रहे ताकि जो है हमारी समझ जो है वो ठीक ठाक बनी रहे। हितेन जी, मैं आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्योंकि अजय जी ने कह दिया कि भाई सब लोग अपनी अपनी बात रख लें, हालांकि हमारी समय सीमा ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं चलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी बात हुई। बस मैं एक इतिहासकारों का जो इसमें बुरा रोल है वो भी मैं बता दूं एक दो लाइन में। देखिए, सबसे अधिक अत्याचार बंगाल में किसने किया है? किसी मुसलमान ने नहीं किया है, वो किया है मराठों ने। सबसे ज्यादा भयंकर अत्याचार बंगाल में मराठों ने किया है, लेकिन उस पर एक फिल्म नहीं बन सकती है। हिंदू के खिलाफ लड़ता हुआ लड़े और मुसलमानों के खिलाफ लड़े, इस पर कोई फिल्म नहीं बनती है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जो सच है उसको कहने में इतना संकोच क्यों। और ये जो बंगाल की कहानी कहने, सबसे ज्यादा इतिहासकार बंगाल से आए हैं, सबसे ज्यादा, और कोई भी अब इस पर बात ही नहीं करना चाहता है कि मराठों ने आके कितना बड़ा अत्याचार किया था बंगालियों के ऊपर। तो ये जो बातें हैं, हम लोगों को चाहिए कि जो इतिहास का सच है उसको कहने की कोशिश करें, थोड़ा रिस्क भी हो तो भी करें। और हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि लोग इतने बेवकूफ बने रहेंगे जितने कि पिछले 10 सालों में हैं। चीजें लौटेंगी और लोगों को सही पर्सपेक्टिव मिलेगा। पॉपुलर माध्यम भी उतना खराब माध्यम नहीं होता, उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं, वो भी अच्छे बुरे की पहचान
कर लेते हैं लॉन्ग रन में। मैं तो इतना जी होपफुल जी हूँ। जी ये इतिहास जी चलने वाला नहीं है जो अभी दिखाया बहुत जा रहा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। नंदिता जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिनेमा पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लाद रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि लोग सिनेमा को हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री लोगों को ठीक पढ़ाने का काम सिनेमा को करना चाहिए। संक्षेप में नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं है जैसे सब लोग जो डिस्कशंस जैसे हो रहा था, जैसे अभी सर ने कहा कि हाँ पॉपुलर सिनेमा की भी अलग सी डायनामिक्स होती है, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ उसमें। तो होता है, हो सकता है कि ये हिस्टोरिकल फिल्म है या नहीं है, इतनी ज्यादा महत्व मुझे लग रहा है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही इसको लेकर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सिनेमा जैसे बनती गई है, सिनेमा को लार्जर देन लाइफ, most of the portrayals had been larger than life, तो उसका जी एक अक्सर है। हाँ, तो एंड दैट्स आल्सो वेरी पॉपुलर, वो भी बहुत ही पॉपुलर है। तो ये चीजें समझनी चाहिए। और जैसे सर ने अभी फिर से कहा कि देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज जो कभी हम लोगों ने एड्रेस ही नहीं किया, एड्रेस करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। तो इसी के ऊपर कभी फिल्म नहीं बनी, मुसलमान के ऊपर, ईस्ट इंडियन, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर काफी सारे जी इंपॉर्टेंट बहुत शुक्रिया, जिसमें फिल्म बहुत धन्यवाद नंदिता जी अपनी इस टिप्पणी के लिए। नीना जी, आपकी टिप्पणी जिस पर हम कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं, आप अपनी आखिरी टिप्पणी बताएं कि क्या आपने जो सब कुछ सुना उसके बाद आप क्या अंत में अपना वक्तव्य देना चाहेंगे संक्षेप में? मैं फिल्म मेकर के अलावा लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे आप सबकी बात सुन के याद आया कि हम लोग का आदिकाल का बहुत सारा लिटरेचर तो मतलब राजस्थान के राजाओं के आपसी युद्धों पर ही है, और उसमें दो ही वजह से युद्ध हो रहे हैं, या तो वो जमीन चाहिए या उसकी एक सुंदर जो है उसके यहाँ वो बहन है, बेटी है, या मतलब स्त्री और जमीन, इनके लिए ही होते रहे युद्ध। बहरहाल इससे अलग अगर बात करें, और तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल फिल्म है, जैसे बाहर जो मुझे एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, विश्व सिनेमा का है, जिसमें तमाम नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं जो हिस्ट्री पे बेस्ड है, उसमें हमेशा आखिर में वो बताते हैं कि ये जो पूरी कहानी उन्होंने अगर काल्पनिक तौर पर भी गढ़ी है पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर, तो आखिर में वो उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्प्ले करना शुरू करते हैं तस्वीरों में, शिलालेखों से, जो भी उनके पास रिटन मटेरियल है, जो एविडेंस है, वो आखिरी हिस्सा जो फिल्म का होता है वो डिस्प्ले शुरू हो जाता है। तो आपको पता है जो आपने देखा है उसके साक्ष्य हैं। हमारे यहाँ इस तरह से कभी कोई प्रैक्टिस नहीं दिखती है इन फिल्मों में, तो गल्प समझ में आता है कि पूरी तरह गल्प है। और इस गल्प में तत्कालीन जो सर ने कहा कि जो दौर होता है उसका पूरा इन्फ्लुएंस भी होता है, क्योंकि यही वो देश है जहाँ जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने दूरदर्शन पे मिर्जा गालिब भी देखा है और बुनियाद भी देखा है, और तमाम उसके बाद के बहुत शानदार सीरियल्स भी देखे हैं, पूरा लिटरेचर ही सीरियल भारत एक खोज भी देखा है। एकदम सही कहा आपने, भारत एक खोज भी देखा है। तो लेकिन अभी जो वक्त है उसके हिसाब से पूरा जितने भी मैंने बोला संचार माध्यम में सारे के सारे इन्फ्लुएंस हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन उस तरह की विचार का कर रहे हैं। और फिल्में हमारे यहाँ नहीं रिसर्च बेस्ड बनती हैं, वो तो अजय सर ने बोल ही दिया कि, और पारक सर ने कि कभी वो प्रैक्टिस ही नहीं की। तो अगर वो एविडेंस नहीं दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है आम जनता को उसे गल्प की तरह ही लेना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि इस समय एक खास विचारधारा का टूल्स बन के रह गए। बस इतना। जी बहुत शुक्रिया आप सबका इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण मसले पर हमने बातचीत की है, और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें बार बार लौटना चाहिए, क्योंकि इतिहास को और पुराणों को, मिथकों को हम जिस तरह से सिनेमा में दिखाते रहे हैं, उनको लेकर के आज जो दर्शकों की एक नई दृष्टि विकसित हो रही है, एक कह लें उसके आसपास एक नई पॉलिटिक्स भी इमर्ज कर रही है, तो उसके चलते हुए ये विषय ऐसे हैं जिन पर बार बार हमें बातचीत करनी पड़ेगी। और हम फिर बहरहाल आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी ऐसे नए विषय पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे एक साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।